वेलकम बैक टू लिम साइंस। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वह ब्रांच जिसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टडी की जाएगी, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहलाती है। जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो लार्ज नंबर में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। अब क्या रीज़न हुआ कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो वन बाय वन रीजन देखते हैं। इट इज़ ड्यू टू फर्स्ट, जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनकी जो साइज होती है वो कैसी होती है, स्मॉल होती है। सेकेंड, इनके ऊपर जो चार्ज होता है वो चार्ज क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। थर्ड वन इज़, जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट रहते हैं। इन वैकेंट डी ऑर्बिटल में जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करके उसके साथ बॉन्डिंग कर सकते हैं। तो इन थ्री रीजन से क्या होगा कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनमें कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी क्या रहेगी, ज़्यादा रहती है। अब जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या रहेगा, जो मेटल होता है वो एनायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ क्या होगा, बाइंडिंग करेगा। एक एग्जांपल आपके पास सामने आया हुआ है। उस एग्जांपल में देखते हैं कि जो सेंट्रल मेटल एटम वो Fe है, इस Fe के साथ H2O जो कि एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, उसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दे करके उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। तो यहाँ 6 H2O मॉलिक्यूल ने Fe सेंट्रल एटम के साथ 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होता है, जब कोई भी एक स्पीसीज़ बॉन्डिंग में अपने दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो डोनर एटम कहलाता है। तो यहाँ H2O में ऑक्सीजन कैसा है, डोनर एटम है, जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इस Fe को डोनेट करके उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। जो मॉडर्न टर्मिनोलॉजी है उसमें इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहा जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आपके सामने एक लीफ का स्ट्रक्चर आया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो लीफ है वो ग्रीन कलर की दिखाई क्यों देती है, तो ऑब्वियसली आप आंसर दोगे कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन दिस लीफ। अब जो क्लोरोफिल है वो क्लोरोफिल भी आपका क्या है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब ये जो क्लोरोफिल है वो कौन से मेटल का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो देखिए आपके सामने एक स्ट्रक्चर आया है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का। इसमें हम देखते हैं कि जो सेंट्रल एटम यहाँ है वो है मैग्नीशियम है। दैट मीन क्लोरोफिल इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम। तो क्लोरोफिल है वो किसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हुआ, मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ये आपके सामने एक ब्लड की ड्रॉप आई है जो कि रेड कलर का है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये रेड कलर का क्यों है, तो आप आंसर देते हो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, जो कि कैसा क्या है, एक ब्लड पिगमेंट है। आपका ये जो हीमोग्लोबिन है वह भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब ये किसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है हम देखते हैं यहाँ। तो हीमोग्लोबिन जो है वो ये स्ट्रक्चर हीमोग्लोबिन का आया और ये हीमोग्लोबिन Fe का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। दैट मीन हीमोग्लोबिन इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ आयरन। नेक्स्ट एग्जांपल लिया है विटामिन B12। विटामिन B12 इज ए ऑल्सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसका हुआ, कोबाल्ट का। देखो सेंट्रल में कौन सा मेटल प्रेजेंट है, कोबाल्ट। सो विटामिन B12 इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट। नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने है विल्किंसन कैटलिस्ट। आप यहाँ से इसका एक तो फार्मूला लर्न करोगे। फार्मूला कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि विल्किंसन कैटलिस्ट का फार्मूला क्या है। इसका जो IUPAC नेम है वो है क्लोरोटिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन रोडियम फर्स्ट। ये हमने नेम कैसे दिया है हम इसी चैप्टर में आगे आने वाले लेक्चर्स में इसको सीखेंगे। अब आपके सामने ये जो विल्किंसन कैटलिस्ट है उसका जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यहाँ हम देखते हैं, देखो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। तो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन में क्या है, ये जो फॉस्फोरस का लोन पेयर है वो रोडियम जो सेंट्रल मेटल एटम है उसको दे करके वो उसके साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो ऐसे ऐसे यहाँ 3 तो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, और जो 4th कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है वो हो रहा है ड्यू टू Cl। तो Cl अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके रोडियम के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ये जो कंपाउंड है वो एक कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाएगा। अब
विल्किंसन कैटलिस्ट है वो कौन से मेटल का कॉम्प्लेक्स हुआ, वो हुआ रोडियम मेटल का कॉम्प्लेक्स हुआ। जो विल्किंसन कैटलिस्ट होता है वो रेड ब्राउन कलर का एक होमोजीनियस कैटलिस्ट है जो कि एल्कीन के हाइड्रोजनेशन में काम आएगा। अब देखो जो मैंने अभी आपको कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बताए उन्हीं के ऊपर एक प्रॉब्लम आपको दी जा रही है। आपको मैच करना है कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड में प्रेजेंट कंपाउंड को। तो कॉलम फर्स्ट में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिए गए और कॉलम सेकंड में आपको सेंट्रल मेटल एटम दिया गया है, ठीक है ना। तो कॉलम फर्स्ट में आपके पास सबसे पहले दिया हुआ है क्लोरोफिल। आपको ये बताना कि क्लोरोफिल में कौन सा मेटल सेंट्रल मेटल एटम है। इसी तरह से ब्लड पिगमेंट में कौन सा है, विल्किंसन कैटलिस्ट में कौन सा है, विटामिन B12 में कौन सा है। इनके ऑप्शन आपके पास प्रेजेंट है। अब आप इसको एक बार करने की ट्राई कीजिए। तो देखो हमने अभी पढ़ा है कि जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम। जो ब्लड पिगमेंट है जिसको हीमोग्लोबिन कहा गया था, इट इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ आयरन। विल्किंसन कैटलिस्ट इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ रोडियम एंड विटामिन B12 इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट। क्लियर है। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन चूज हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन इस कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बेसिक कंसेप्ट देखते हैं। आपको एक सॉल्यूशन दिया गया है जिसमें हो सकता है कि सिंगल सॉल्ट हो और दूसरा केस हो सकता है कि उसमें मोर देन वन सॉल्ट हो। हम उस सॉल्यूशन को आगे पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड में। जो सिंगल सॉल्ट है वो सिंगल सॉल्ट हो सकता है, इट मे बी सिंपल सॉल्ट और मिक्स्ड सॉल्ट। अब जो सिंपल सॉल्ट है वो कैसे बनता है, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं उनमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है और एक सिंपल सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल है जब NaOH और HCl रिएक्ट करते हैं तो NaCl और H2O देते हैं। तो NaOH यहाँ हो जाएगा बेस हो जाएगा और जो HCl है वो एसिड हुआ। इन दोनों ने मिलकर के सॉल्ट का फॉर्मेशन किया। तो ये जो रिएक्शन है वो कहलाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब सिंपल सॉल्ट को अगर हम लोग वाटर में डालते हैं तो क्या होगा, ये डिसोसिएट होकर के वन टाइप ऑफ कैटायन और वन टाइप ऑफ एनायन देता है। एक ही टाइप का कैटायन और एक ही टाइप का वो एनायन सॉल्यूशन में देता है। जैसे एग्जांपल लेता हूँ NaCl का। अगर मैं NaCl को वाटर में डालता हूँ तो ये डिसोसिएट होकर के Na आयन और सोडियम आयन और क्लोराइड आयन देता है। तो यहाँ देखो वन टाइप ऑफ कैटायन और वन टाइप ऑफ एनायन मिला। एक अनदर एग्जांपल और डिस्कस करते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट। अगर एल्यूमिनियम सल्फेट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये डिसोसिएट होकर के एल्यूमिनियम आयन और सल्फेट आयन देता है। तो यहाँ भी आपको जो कैटायन का टाइप मिला है ओनली वन टाइप मिला है और एनायन का जो टाइप मिला है वो भी वन टाइप का मिला है। हाँ, नंबर ऑफ आयन्स अगर पूछा जाए एल्यूमिनियम सल्फेट में टोटल कितने आयन्स मिलेंगे, 5 आयन मिलेंगे। 2 तो एल्यूमिनियम आयन मिलेंगे और 3 सल्फेट आयन मिलेंगे। अब बात करते हैं कि मिक्स्ड सॉल्ट। तो मिक्स्ड सॉल्ट और सिंपल सॉल्ट में क्या डिफरेंस है। मिक्स्ड सॉल्ट क्या रहेगा कि जब हम मिक्स्ड सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो आपको मोर देन वन टाइप ऑफ कैटायन और मोर देन वन टाइप ऑफ एनायन देगा। एक से ज़्यादा कैटायन या एक से ज़्यादा वो एनायन देगा जब हम ऐसे सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो एग्जांपल है वो है सोडियम पोटेशियम सल्फेट। अगर मैं सोडियम पोटेशियम सल्फेट को वाटर में डिसॉल्व करता हूँ तो वो सोडियम आयन, पोटेशियम आयन और सल्फेट आयन देता है। तो यहाँ हम देखते हैं हमें 2 टाइप के कैटायन मिले। टाइप ऑफ कैटायन कितने हैं, 2, और एनायन का टाइप कितना है, 1। तो हो सकता है कि वो मोर देन वन टाइप ऑफ कैटायन दे हमें। और दूसरा जो आपके पास रहेगा यह है ब्लीचिंग पाउडर। अगर मैं ब्लीचिंग पाउडर लेता हूँ तो ब्लीचिंग पाउडर में क्या रहेगा, अगर डिसोसिएट करते हैं तो ये आपको 3 टाइप का आयन देता है, जिसमें से आपको एक तो मिला कैटायन और 2 टाइप के क्या दिए इसने, एनायन दिए। ठीक है ना। तो मिक्स्ड सॉल्ट क्या रहेगा, जो वाटर में डिसॉल्व होकर के मोर देन वन टाइप ऑफ कैटायन और मोर देन वन टाइप ऑफ एनायन देता है, वो कहलाएगा मिक्स्ड सॉल्ट कहलाएगा। अब हम बात करते हैं ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हमने कहा कि मोर देन वन सॉल्ट हो और उसको हमने बोला है मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड। हम एक सॉल्यूशन लेते हैं जिसमें 2
और मोर देन 2 स्टेबल कंपाउंड स्टोइकियोमेट्रिक प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है और ऐसे सॉल्यूशन को हम एवापोरेशन के लिए अलाउ करते हैं तो हमें एक न्यू कंपाउंड के क्रिस्टल मिलते हैं और जो न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है वो कहलाएगा एडिशन कंपाउंड और मॉलिक्यूलर कंपाउंड कहलाएगा। देखो मैंने एक डायग्राम लिया है जिसमें सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 और मोर स्टेबल कंपोनेंट लिया है। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, एवापोरेट कर रहा हूँ हीटिंग करके। जब एवापोरेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, क्रिस्टल ऑफ कंपाउंड मिलते हैं। तो ये जो क्रिस्टल ऑफ कंपाउंड मिले हैं इसी को मैंने क्या कहा है, एडिशन कंपाउंड और मॉलिक्यूलर कंपाउंड कहा है। अब डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखो अभी मैंने आपको बताया कि मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड कैसे बनता है। जब आप 2 और मोर स्टेबल कंपाउंड्स लेते हो किसमें, स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट में, और इनको एवापोरेट करते हो तो हमें क्या मिलता है, एडिशन कंपाउंड मिलता है। एग्जाम्पल आपके पास है 2 स्टेबल कंपाउंड पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड। जब हमके स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट में लेकर के मिक्स करके एवापोरेट किया तो हमें कार्नेलाइट मिला जो कि एक एडिशन कंपाउंड है। तो यहाँ देखो दोनों क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। जो हमने 2 कंपाउंड लिया आपस में क्या हो गए, वो ऐड हो गए। सेकेंड एग्जाम्पल लिया, अगर मैं पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट लेकर के उसको एवापोरेट करता हूँ तो एक न्यू कंपाउंड के क्रिस्टल मिलते हैं जो हो जाएगा पोटास एलम हो जाएगा। थर्ड है, अगर कॉपर सल्फेट और अमोनिया को 1:4 रेशियो में लेकर के एवापोरेट करते हैं तो हमें एक न्यू कंपाउंड मिलता है और वो हो जाएगा टेट्रामीन कॉपर सेकेंड सल्फेट मोनोहाइड्रेट। फोर्थ एग्जाम्पल आपके पास है कि फेरस साइनाइड और KCN ये दोनों स्टेबल कंपाउंड है, इसको हम एवापोरेट करते हैं तो हमें एक एडिशन कंपाउंड मिलता है जिसका फार्मूला आपके सामने आया हुआ है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट को अगर स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट में कंबाइन किया जाए और एवापोरेट करें तो हमें मोहर सॉल्ट मिलता है। तो इस तरह से ये जो एग्जाम्पल आए हैं वो सारे के सारे एग्जाम्पल आपके पास कैसे है, एडिशन कंपाउंड और मॉलिक्यूलर कंपाउंड कहलाएंगे। अब जो एडिशन कंपाउंड है और मॉलिक्यूलर कंपाउंड है इनको बिहेवियर किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में बिहेवियर के बेसिस पर हम लोग इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड 2 टाइप कौन कौन से होंगे उसके, फर्स्ट होगा डबल सॉल्ट और जो सेकंड होगा वो होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब देखो मैंने क्या लिया है, क्रिस्टल ऑफ एडिशन कंपाउंड लिए गए हैं। अगर मैं इसको वाटर में क्या करता हूँ, डिजोल्व करता हूँ तो ये वाटर में डिजोल्व होकर के क्या करेगा, एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा इसका एडिशन कंपाउंड का, ठीक है ना। अब ये जो एडिशन कंपाउंड है ये इट मे बी डबल सॉल्ट और इट मे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इन दोनों में से ये कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा इसके बिहेवियर पर। बिहेवियर का क्या सेंस हुआ कि अगर ये जो मैंने एडिशन कंपाउंड लिया है ना, जिसको वाटर में डिसॉल्व किया है, अगर वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है सॉल्यूशन में तब तो मैं इसको बोलूँगा डबल सॉल्ट बोलूँगा। अगर वो आइडेंटिटी अपनी रिटेन रखता है इन सॉल्यूशन तो हम बोलेंगे उसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या सेंस हुआ कि अगर कंपाउंड कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है तब तो कहलाएगा वो डबल सॉल्ट कहलाएगा, और अगर वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहा है जिन आयन से मिलकर के बना है तो वो कहलाएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाएगा। तो हमने यहाँ पढ़ा कि जो मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड होते हैं वो 2 टाइप के, एक तो डबल सॉल्ट और दूसरा होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब 1 बाय 1 हम स्टडी करेंगे डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डबल सॉल्ट। अब देखो डबल सॉल्ट क्या रहेगा, जो डबल सॉल्ट होता है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में क्या करता है, वो डिसोसिएट हो जाता है। दैट मीन जो डबल सॉल्ट होता है वो अपनी आइडेंटिटी क्या करता है, लूज़ कर देता है। आइडेंटिटी लूज़ करने का मतलब क्या हो जाएगा कि जिन आयन से मिलकर के बना होता है वो सभी आयन उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहेंगे। अब जो डबल सॉल्ट होता है वो डबल सॉल्ट कैसा है, आपका आयनिक कंपाउंड होता है, किसी टाइप का कोऑर्डिनेशन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा। फिर जो डबल सॉल्ट होता है उसकी जो प्रॉपर्टी ऑफ डबल सॉल्ट होती है, जो डबल सॉल्ट की जो प्रॉपर्टी होती है वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड के सिमिलर होती हैं। एग्जाम्पल लिया गया आपके पास पोटास एलम,
जो एक एडिशन कंपाउंड है हम इसको यहाँ डबल सॉल्ट कहेंगे। रीजन अभी आपके सामने क्लियर हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया कि जो डबल सॉल्ट होता है इट एग्जिस्ट ओनली इन सॉलिड स्टेट बट इन एक्वस सॉल्यूशन इट लूज इट्स आइडेंटिटी। अब जब पोटास एलम को हम वाटर में डालते हैं तो ये आयनाइज होगा। कौन कौन से आयन में, तो हम जरा देखें यहाँ से। अगर मैं पोटेशियम सल्फेट अगर आपको एक सॉल्ट बोलता तो ये सॉल्ट आपको डिसोसिएट होकर कौन सा आयन दे सकता है, पोटेशियम आयन। और दूसरा जो आयन देगा आपको देगा वो SO4-2 सल्फेट आयन देगा। तो 2 टाइप के आयन तो पोटेशियम सल्फेट ने दे दिए। फिर एल्यूमिनियम सल्फेट को हम लोग डिसोसिएट करेंगे तो हमें मिलेगा Al+3 मिलेगा और प्लस क्या मिल जाएगा, सल्फेट आयन मिलेगा। ठीक है ना। तो ये इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट है या कंपाउंड्स है वो कौन कौन से, पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट। तो कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट ये पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट इन सब से मिलकर के बना हुआ है। तो जब इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो यही आयन हमें सॉल्यूशन में क्या आगे फ्री स्टेट में मिल जाते हैं। तो हम कहेंगे कि जो एडिशन कंपाउंड है उसने अपनी आइडेंटिटी लूज कर ली है। और ऐसा एडिशन कंपाउंड विच लूज इट्स आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन इज नोन एज डबल सॉल्ट। तो जब डिजोल्व किया तो हमें कौन कौन से आयन मिले, पोटेशियम आयन मिले हमें 2 पोटेशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन 2 मिले और 4 सल्फेट आयन मिले। अब हमें पता करना है कि जो एक्वस सॉल्यूशन है उसमें पोटेशियम आयन फ्री स्टेट में है या नहीं है, एल्यूमिनियम आयन प्रेजेंट है या नहीं है, सल्फेट आयन प्रेजेंट है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उनके ऊपर इनका केमिकल टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो जब पोटेशियम का केमिकल टेस्ट करने के लिए हम डालते हैं उसमें HClO4 परक्लोरिक एसिड। तो जब परक्लोरिक एसिड डालते हैं तो हमें पोटेशियम परक्लोरेट का क्या मिलेगा, वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। तो वाइट प्रेसिपिटेट आना ये शो करता है कि सॉल्यूशन में पोटेशियम आयन प्रेजेंट है। अब एल्यूमिनियम का टेस्ट करना है तो हम एल्यूमिनियम का टेस्ट करने के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं। तो हमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का जिलेटिनस प्रेसिपिटेट मिलता है। अगर जिलेटिनस प्रेसिपिटेट मिलता है तो हम कहेंगे उसमें एल्यूमिनियम आयन क्या है, प्रेजेंट है। इसी तरह से सल्फेट आयन का टेस्ट करना है, वी यूज़ बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड के साथ सल्फेट क्या करेगा, बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट देगा। तो अगर हमें इस पोटास एलम में इन सभी का वाइट प्रेसिपिटेट मिल रहा है, कैसे, पोटेशियम के लिए परक्लोरिक एसिड के साथ, एल्यूमिनियम के साथ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ और सल्फेट का बेरियम क्लोराइड के साथ, तो हम कहेंगे कि जो पोटास एलम था उसके एक्वस सॉल्यूशन में ये सभी आयन कौन से स्टेट में प्रेजेंट है, फ्री स्टेट में प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो डबल सॉल्ट ने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी। वो जिन आयन से मिलकर के बना होता है वो सभी आयनों में डिसोसिएट हो जाता है और वो सभी आयन सॉल्यूशन में अपनी प्रेजेंस शो करते हैं। अब पूछा जाए आपसे कि जब पोटास एलम को हमने जब वाटर में डाला तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने मिले, तो हम आंसर देंगे कि टोटल नंबर ऑफ आयंस गिवन बाय पोटास एलम इन सॉल्यूशंस आर 8। अब वो 8 आयन कौन कौन से है, 2 पोटेशियम आयन मिलेंगे, 2 एल्यूमिनियम आयन मिलेंगे और 4 सल्फेट आयन मिलेंगे। तो जो पोटास एलम है वो कौन सी सॉलिड स्टेट में तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, उसके आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। कौन कौन से आयन मिले ये हमने अभी देखे। इसी कारण से हम कह सकते हैं कि जो पोटास एलम है वो एक डबल सॉल्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, मोहर सॉल्ट। अब देखो मोहर सॉल्ट के अगर कॉन्स्टिट्यूएंट आयन देखने हैं तो हम देखो ये फेरस सल्फेट एक अलग सॉल्ट हो जाएगा और अमोनियम सल्फेट एक अलग सॉल्ट हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से डिसोसिएट करेंगे तो हमें Fe+2 मिलेगा और सल्फेट आयन मिलेगा। इधर से मिलेगा अमोनियम आयन और यहाँ से मिलेगा सल्फेट आयन। तो वाटर में डालने पर ये उन सभी आयनों में डिसोसिएट हो जाता है। अब हम पता करेंगे कि वो आयन प्रेजेंट है या नहीं है। तो जब मोहर सॉल्ट को हमने वाटर में डाला हमें ये आयंस मिले, कौन से, फेरस आयन, अमोनियम आयन, सल्फेट आयन। अब हम क्या करेंगे कि सॉल्यूशन में इनकी प्रेजेंस देखते हैं कि प्रेजेंट है या नहीं है। तो जो Fe+2 फेरस आयन है इसका पता करना है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ऑक्सीडाइज करके उसमें पोटेशियम थायोसाइनेट डालते हैं और पोटेशियम थायोसाइनेट डालने पर हमें रेड पीपीटी मिलती है फेरिक थायोसाइनेट की। तो इस रेड पीपीटी का आना ये शो करता है कि सॉल्यूशन में Fe+2 आयन फ्री स्टेट में प्रेजेंट है। दूसरा, अमोनियम आयन का टेस्ट करने के लिए वी यूज़ नेस्लर रिएजेंट। नेस्लर रिएजेंट के साथ क्या होगा
कि एक ब्राउन पीपीटी आएगी, और ब्राउन पीपीटी का आना ये शो करता है कि सॉल्यूशन में अमोनियम आयन प्रेजेंट है फ्री स्टेट में। और सल्फेट का टेस्ट हमने अभी पहले भी किया था, बेरियम क्लोराइड डालते हैं तो बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। तो हमें जब हमने डिफरेंट आयन का केमिकल टेस्ट किया, उन्होंने अपनी प्रेजेंस शो की, इसका मतलब वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। अब आपसे पूछा जाए कि मोर सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व किया तो टोटल नंबर ऑफ आयन्स कितने मिले, अब आप आंसर दे सकते हो टोटल नंबर ऑफ आयन कितने मिलेंगे, 5 आयन मिलेंगे। और वो 5 आयन कौन कौन से आप काउंट कर लीजिए। आपको एक तो मिलेगा फेरस आयन, 2 मिलेंगे अमोनियम आयन और 2 मिलेंगे सल्फेट आयन। इसका मतलब है कि मोर सॉल्ट होता है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, और जब हमने एक्वस सॉल्यूशन में डाला तो वो क्या हुआ, उसके आयन्स में डिसोसिएट हो गया। और कौन कौन से आयन दिए उसने आयन दिए हमें Fe+2 फेरस आयन, अमोनियम आयन और सल्फेट आयन। दस वी कैन से दैट मोर सॉल्ट इज ए डबल सॉल्ट। अब एग्जांपल और डिस्कस करते हैं कार्नेलाइट। देखो ये भी आपका क्या है, डबल सॉल्ट है, एक एडिशन कंपाउंड है, हम इसको डबल सॉल्ट बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एक सिंगल सॉल्ट और ये दूसरा सॉल्ट हुआ। अब हम इसको डिसोसिएट करेंगे तो हमें कौन कौन से आयन मिल रहे हैं, देखो पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम आयन और क्लोराइड आयन। तो हम क्या करेंगे, इन आयन्स का इसमें टेस्ट लगाते हैं। पोटेशियम का हम लोग पहले ही कर चुके हैं, मैग्नीशियम और क्लोराइड का भी करेंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ आयन्स कितने मिले, तो आप बोलते हो 5 आयन, 3 क्लोराइड आयन मिल जाएंगे, 1 मैग्नीशियम आयन और 1 पोटेशियम आयन। अब 1 बाई 1 इन आयन का टेस्ट करते हैं कि वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है या नहीं है। तो पोटेशियम आयन का टेस्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं HClO4 पर क्लोरिक एसिड। तो KClO4 का वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है, और इसका वाइट प्रेसिपिटेट आना शो करता है कि सॉल्यूशन में पोटेशियम आयन प्रेजेंट है। मैग्नीशियम आयन का टेस्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट बेसिक मीडियम में, तो हमें मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। अब देखो जो मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट मिला है, मैं इसको एक मिक्स्ड सॉल्ट कह सकता हूँ, क्योंकि जब ये डिसोसिएट होगा तो हमें ये 2 टाइप के कैटायन देता है। ये एडिशन कंपाउंड नहीं है, एक मिला अमोनियम आयन, तो इसने 2 टाइप के क्या दिए हमें, कैटायन दिए। तो हम इसको डबल सॉल्ट नहीं कहेंगे, 2 और मोर देन 2 सॉल्ट का एडिशन कंपाउंड है। और ये आपके पास क्या है, मिक्स्ड सॉल्ट है। तो यहाँ मिक्स्ड सॉल्ट मैंने आपकी बताया था थोड़ी देर पहले आपको इसी वीडियो में कि ऐसा सॉल्ट जो डिसोसिएट होकर के मोर देन 1 टाइप ऑफ क्या देगा, कैटायन देगा, और मोर देन 1 टाइप ऑफ एनाइन देता है, तो हम उसको मिक्स्ड सॉल्ट कहते हैं। तो मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट एक मिक्स्ड सॉल्ट है। अब क्लोराइड आयन का हमें टेस्ट करना है तो हम AgNO3 यूज़ करते हैं, और AgNO3 के साथ जो क्लोराइड है वो क्या करेगा, AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट देता है। और ये जो AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट है NH4 के एक्सेस में कैसा होगा, सॉल्युबल होगा। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इन सॉल्यूशन में क्लोराइड आयन क्या है, फ्री स्टेट में प्रेजेंट है। अब कार्नेलाइट है, कार्नेलाइट देखोगे सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन से क्या होगा, वो आयन्स में डिसोसिएट हो जाता है। कौन कौन सा आयन है आपके सामने क्लियर है, पोटेशियम, मैग्नीशियम और क्लोराइड आयन। तो इसके बेसिस पर इन आयन का केमिकल टेस्ट किया, उन्होंने अपनी प्रेजेंस शो की, तो इसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि जो कार्नेलाइट है वो क्या है, एक डबल सॉल्ट होगा, लाइक ए मोर सॉल्ट एंड पोटास एलम। तो अब मेरे हिसाब से आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जो डबल सॉल्ट है वो क्या रहेगा। तो हमने कहा कि जो डबल सॉल्ट होता है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, लेकिन जब हम उसको एक्वस सॉल्यूशन उसका बनाते हैं तो वो अपनी आइडेंटिटी लूज करता है। आइडेंटिटी लूज करने का मतलब क्या हुआ कि वो उन सभी आयन में डिसोसिएट होता है जिनसे मिलकर के वो बना होता है, और वो आयन सभी अपनी एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट शो करेंगे, जो हमने अभी टेस्ट करके देखे हैं। अब लेते हैं कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। देखो जो कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा वो सॉलिड के साथ साथ एक्वस सॉल्यूशन में भी क्या होगा, स्टेबल रहेगा। इसका मतलब हुआ कि जब एक्वस सॉल्यूशन में वो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करता है, मतलब वो उन सभी आयन में डिसोसिएट नहीं होगा जिनसे वो मिलकर के बना होता। अभी एग्जांपल से हम क्लियर करेंगे। अब ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो आपका आयनिक भी हो सकता है, और कॉम्प्लेक्स पार्ट जो होगा वो हमेशा क्या रहेगा, उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। इसका क्या मतलब है वो मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ देखो, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का K4FeCN6, ठीक है ना, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एग्जांपल है। अब ये जो आगे वाला जो पार्ट है वो कैटायन कहलाएगा, सिंपल कैटायन, और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में जो लिख रखा है वो कहलाएगा आपका कॉम्प्लेक्स आयन। तो कॉम्प्लेक्स आयन ये कॉम्प्लेक्स पार्ट हुआ। इस कॉम्प्लेक्स पार्ट में ये जो आपका CN
ऐड है वो Cn क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इस Fe को दे करके उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ 6Fe है, वो 6Fe इस सेंट्रल मेटल एटम के साथ कुछ ऐसी बॉन्डिंग करेंगे, ये सभी के सभी क्या बनाएंगे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये 6Cn आए, ये फर्स्ट साइनाइड, ये सेकेंड साइनाइड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, ठीक है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स पार्ट हुआ इसका, और कॉम्प्लेक्स पार्ट में हमेशा उसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। अब ये जो मैंने आपको दिया है वो आयनिक है, आगे वाला पार्ट कैसा, पॉजिटिव, और पीछे वाला पार्ट जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो कैसा है, इसमें नेगेटिव पार्ट प्रेजेंट है। तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा वो आयनिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है उसमें हमेशा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा, तभी हम इनको क्या बोल रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कह रहे हैं। अब इनकी जो प्रॉपर्टी होती है, इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उनसे बिल्कुल क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। जबकि हमने डबल सॉल्ट में क्या कहा था कि जो डबल सॉल्ट की जो प्रॉपर्टी होती है उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट थे उनके बिल्कुल क्या होती है, सिमिलर होती हैं। अब जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है उसमें 2 टाइप की वैलेंसी आएगी, एक तो प्राइमरी वैलेंसी और एक आएगी सेकेंडरी वैलेंसी। ये जो टर्म है हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें वर्नर थ्योरी में आपको एक्सप्लेन की जाएगी कि व्हाट इज प्राइमरी वैलेंसी एंड व्हाट इज सेकेंडरी वैलेंसी। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये कुछ एग्जांपल है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। अब देखो ये जो फर्स्ट एग्जांपल है हम उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ये बाद में आया है, उससे पहले कौन आया, पोटेशियम आया ना। तो पोटेशियम और स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में ये क्या रहेंगे, 4K+, और दूसरा जो इसका पार्ट है वो है FeCN6, यही आया, और इसके ऊपर चार्ज लगाता हूँ माइनस का ही चार्ज। तो आगे वाला पार्ट हुआ कैटायन, और जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है यहाँ कैसा हुआ, ये एनायन हुआ। और कैटायन और एनायन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसे हम आयनिक बॉन्ड कहेंगे। तो मैंने अभी आपसे कहा था कि इसमें आयनिक बॉन्ड हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है। तो ये एग्जाम्पल है जिसमें आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है। दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं कॉपर सल्फेट वाला। अगर हम इसको देखते हैं तो देखो अब आगे वाला पार्ट कॉम्प्लेक्स आया ना, तो आगे जो भी आया वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव पार्ट रहेगा। तो यहाँ जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो कैसा रहेगा, आपका पॉजिटिव रहेगा। ये आया इसका, और इसके ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव, कितना, +2। और जो इसका पीछे वाला जो पार्ट आया स्क्वायर ब्रैकेट के बाद वाला, जिसको हम काउंटर आयन कहेंगे। आगे ये सारी टर्म हम 1 by 1 नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ कौन सा आयन मिला है, सल्फेट आयन, SO4- का 2 मिला। तो ये पार्ट, ये काउंटर आयन, यहाँ तो काउंटर आयन कैसा था, कैटायन था, और कॉम्प्लेक्स आयन कैसा है, एनायन है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हो सकता है कि जो काउंटर आयन कैटायन हो और कॉम्प्लेक्स आयन एनायन हो। और दूसरा केस ये भी हो सकता है कि जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो आपका कैटायन हुआ। सेकेंड केस क्या लिया मैंने कि वो क्या हो सकता है, कैटायन हो सकता है। और जो काउंटर आयन है जो इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, वो काउंटर आयन अगर स्क्वायर ब्रैकेट के बाद में आया है तो हम उसको कौन सा पार्ट बोलेंगे, एनायन बोलेंगे। और अगर यही उस स्क्वायर ब्रैकेट के पहले आया तो क्या बोलेंगे, उसको कैटायन बोलेंगे। अब यहाँ दोनों ही पार्ट क्या है, कॉम्प्लेक्स है। तो आगे वाला पार्ट कैटायन और पीछे वाला पार्ट क्या कहलाएगा, एनायन कहलाएगा। तो ये भी कैसा हुआ, आयनिक हुआ। और जो न्यूट्रल है इन सब में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ये जो एनायन है जो स्क्वायर ब्रैकेट में, इसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ये जो साइनाइड है इस Fe के साथ इलेक्ट्रॉन देगा, और यहाँ अमोनिया मॉलिक्यूल अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, कॉपर को देगा, और उसके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। सिमिलरली इस कॉम्प्लेक्स पार्ट में इस कोबाल्ट के साथ ये अमोनिया मॉलिक्यूल अपने इलेक्ट्रॉन देकर के कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। और यहाँ क्रोमियम के साथ जो ये ऑक्सीलेटो है वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन देकर के कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। अब देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जांपल ले रहा हूं, और मैंने अभी आपको कहा था कि ये सॉलिड के साथ साथ एक्वस सॉल्यूशन में भी स्टेबल होता है, अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करता है। मतलब क्या हुआ कि जिन आयनों से ये मिलकर के बना होता है उन सभी आयनों की प्रेजेंस सॉल्यूशन में नहीं रहेगी, वो सभी आयन्स टेस्ट नहीं देंगे, केमिकल टेस्ट नहीं देंगे।
मैंने ये एक सॉल्ट लिया, फेरस साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड लिया, ठीक है ना, इनको एवापोरेट किया तो हमें एक एडिशन कंपाउंड मिला था और ये एडिशन कंपाउंड का फॉर्मूला आया। अब इस एडिशन कंपाउंड को मैं या तो डबल सॉल्ट कहता या फिर क्या कहता है इसको, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यहाँ हम इसको क्या बोलेंगे, इट इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो एडिशन कंपाउंड है कौन कौन से आयन से मिला है। अगर हम इन सॉल्ट को अलग अलग लेके देखते तो हमें एक तो कौन सा मिलता, Fe+2 आयन मिलता, और दूसरा हमें क्या मिलता, साइनाइड आयन मिलता, और एक हमें पोटेशियम आयन मिलता। तो सॉल्यूशन में ये सारे के सारे अगर आयन मिलते तब तो हम बोलते क्या कि वो डबल सॉल्ट है। अगर ये सारे आयन नहीं मिलते हैं, है ना, तो हम उस कंपाउंड को बोलेंगे, उस एडिशन कंपाउंड को कहेंगे इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो जब इस एडिशन कंपाउंड को वाटर में डाला तो उसने पोटेशियम आयन दिया और एक कॉम्प्लेक्स आयन दिया। ये कौन सा आयन दिया उसने, कॉम्प्लेक्स आयन दिया। इस कॉम्प्लेक्स आयन को हम देखते हैं तो ये वाटर में डिसोसिएट नहीं होता है और हमें वाटर में फ्री Fe+2 फ्री स्टेट में नहीं मिलता और नहीं हमें साइनाइड मिलता है, न तो साइनाइड मिला ना Fe+2 मिला एक्वस सॉल्यूशन में जब हमने इस एडिशन कंपाउंड को डिसॉल्व किया। इसका मतलब ये जो एग्जाम्पल है वो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जाम्पल हुआ। और इस कंपाउंड को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं K4FeCN6, ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आप किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डिसोसिएट करते हैं तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि इस स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी प्रेजेंट है उनकी दोस्ती को नहीं तोड़ना है। ये जैसे प्रेजेंट है वैसे के वैसे इनको रखा है, तो देखो इसको ऐसा कैसा यहाँ रखा गया है, उसका डिसोसिएशन करना है तो जो स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी प्रेजेंट है मेटल और उसके साथ में जो स्पीसीज जिसको हम लिगेंड कहेंगे उसको अलग नहीं करेंगे। अब अगर आपसे पूछा जाए कि जब पोटेशियम फेरोसाइनाइड को हमने वाटर में डाला तो टोटल नंबर ऑफ आयन कितने मिले, तो हम बोलेंगे 5 आयन। 4 तो पोटेशियम आयन मिले और 1 ये कॉम्प्लेक्स आयन मिला, ठीक है ना। इनको ऐड करेंगे टोटल कितने आयन मिल रहे हैं, 5 आयन मिल रहे हैं। तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट के साथ साथ वो एक्वस सॉल्यूशन में भी क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है और ये सॉल्यूशन में Fe+2 और साइनाइड आयन नहीं देता है, मैंने अभी बताया था। इसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि ये जो एग्जाम्पल दिया गया था पोटेशियम फेरोसाइनाइड, यह आपका एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन क्या हुई वो देखते हैं हम लोग यहाँ, कि ऐसे कंपाउंड जिसमें सेंट्रल मेटल एटम के साथ क्या रहेगा, आयंस या न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो होंगे वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा ऐड रहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो न्यूट्रल स्पीसीज है और जो आयन है अपने इलेक्ट्रॉन पेयर उस सेंट्रल मेटल एटम को देख करके उसके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। एग्जाम्पल लेता हूं मैं टेट्राएमीन कॉपर सेकंड सल्फेट का। इसमें बॉन्डिंग को हम लोग चेक करते हैं, सेंट्रल मेटल एटम कौन सा हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, ठीक है ना। इस कॉपर के साथ या तो आयन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल, यहाँ न्यूट्रल मॉलिक्यूल है अमोनिया, इट इज़ ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल एंड इट हैज़ 1 लॉन पेयर। तो जिसके पास लॉन पेयर होगा वो स्पीसीज अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी रखती है और वो क्या करेगा, आगे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो यहाँ जो अमोनिया वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इस अमोनिया मॉलिक्यूल ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर किसको डोनेट किए, कॉपर के साथ। तो ऐसे ऐसे यहाँ 3 अमोनिया और है और वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ कॉपर के साथ 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ और ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स बन गया। तो इस तरह से ये जो एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल में देखो ये कैसा पार्ट है, कॉम्प्लेक्स पार्ट है ना, और ये है उसका काउंटर आयन एनायन है। जो पहले आया वो कैटायन, ये पार्ट कौन सा है, कॉम्प्लेक्स कैटायन, और इस कॉम्प्लेक्स के बाद में जो आया वो उसका काउंटर आयन कहलाएगा और वो यहाँ क्या है, सल्फेट है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है उसमें आने वाली कुछ टर्मिनोलॉजी और डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग इलियम साइंस।